हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। आज का हमारा टॉपिक है डेली प्रैक्टिस सेट का पार्ट 7। इसके पहले हम लोगों ने 6 पार्ट डिस्कस किया है, तो अगर आपको ये वीडियोस देखना है तो आप डेली प्रैक्टिस सेट विद पीडीएफ के प्लेलिस्ट में जा करके ये वीडियोस देख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आपके अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो के जितने भी सीरीज़ हैं और सुपर 25 सीरीज़, इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। बीज के अंकुरण का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब बीज ट्रांसफॉर्म होता है बीज से पौधे में, तो वही होता है उसके अंकुरित होने की प्रक्रिया। तो पूछ रहा है कि इस प्रक्रिया के लिए क्या चीज़ ऐसी है जो कि आवश्यक नहीं होती। ठीक, इसमें हमारा सही आंसर होगा प्रकाश। बीज के अंकुरण की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रकाश जरूरी नहीं है, जबकि आर्द्रता, तापमान और ऑक्सीजन ये तीनों कंपलसरी हैं, ये तीनों जरूर होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, असेंबलर का कार्य क्या है। अब असेंबलर, देखिए क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर से। ठीक, कंप्यूटर में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है हमारा असेंबलर, दूसरा होता है हमारा इंटरप्रेटर, फिर होता है हमारा कंपाइलर। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं असेंबलर की। तो सबसे पहले जानेंगे कि असेंबली का काम क्या है। देखिए, असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना ही असेंबलर का काम है। हालांकि इसके नेम से आपको लगेगा कि या किसी चीज़ को ऐड करता, किसी असेंबल करना मतलब क्या होता है? असेंबल करना मतलब ऐड करना होता है। ठीक, लेकिन वाकई में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो असेंबलर का काम क्या है? जो असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखा है उसको मशीनी भाषा में बदलना। अब जो असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखे होते हैं उनको सोर्स कोड कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपको असेंबली भाषा ये सब नहीं देता है, क्या देगा? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम कौन करता है? तो यह करता है असेंबलर। इसके बाद है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर, देखिए कंपाइलर भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को जो मशीन भाषा होती है उसमें कन्वर्ट करता है। फिर आता है इंटरप्रेटर। ठीक, इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में अनुवाद करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असेंबलर का काम क्या है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना ही असेंबलर का काम है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर है हमारा कि किसको सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक है, मैंने आपको बताया था इनको, इनका और क्या नाम है? इनका नाम है बच्चा खां या बादशाह खां। खान अब्दुल गफ्फार का जब डिवीज़न होता है इंडिया पाकिस्तान का तो इनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है। तब इनका स्टेटमेंट क्या रहता है था कि मेरे सारे किए करे पर मुझे भेड़ियों के आगे डाल दिया गया। 1920 में ये खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना करते हैं और लाल कुर्ती आंदोलन चलाते हैं। 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक, और इसके अलावा ये भारत वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को, जिसको हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को, जिसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा दादा भाई नौरोजी। तो आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। ठीक, इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की कुल 3 बार अध्यक्षता किया। उसके बाद सी आर दास ने क्या किया था? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था सी आर दास ने। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित समाधि स्थलों से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसको हम लोग वीर भूमि कहते हैं। जबकि इसमें जो ऑप्शन दिया हमारा विजय घाट या लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीर भूमि और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। नेक्स्ट है हमारा कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। देखिए, गणित के क्षेत्र में जब असाधारण उपलब्धि होती है तो उसमें दिया जाता है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नोबेल अवार्ड गणित में नहीं दिया जाता। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ट्यूरिंग पुरस्कार एक, इसको क्या कहते हैं? तकनीकी का नोबेल कहते हैं। ट्यूरिंग पुरस्कार को क्या कहते हैं? तकनीकी का नोबेल कहते हैं। फिलहाल हम लोग एबेल पे ही रहते हैं। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं और 2018 में ये दिया गया था रॉबर्ट लॉन्गलैंड्स को। किसे दिया गया था? रॉबर्ट लॉन्गलैंड्स को दिया गया था एबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। तो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। और अगर हम लोग बात करें कि पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में। नेक्स्ट है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ICAO का मुख्यालय स्थित है मॉन्ट्रियल में। कहाँ पे है ये? कनाडा में है। ठीक, और कनाडा कहाँ पड़ता है? हमारा नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है हमारा कनाडा। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलती है। तो वल्दाई पहाड़ी से निकलती है हमारी वोल्गा नदी, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और यह गिरती कहाँ पे है? कैस्पियन सागर में जा करके गिरती है। फिर हमारा दूसरा है हमारा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप की नदी है और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तीसरा है हमारा लीना नदी। लीना नदी निकलती है एशिया के बैकाल पर्वत से। कहाँ से निकलती है लीना नदी? एशिया के बैकाल। फिर हमारा फोर्थ है ओब नदी। तो ओब एशिया के साइबेरियाई क्षेत्र की नदी है ओब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रेट लेक्स होता क्या है। अमेरिका में 5 लेक्स हैं जिनको हम लोग ग्रेट लेक्स या अंगुलीमाल लेक्स कहते हैं। ठीक, कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो और इरी। इसमें जो सुपीरियर है वो सबसे बड़ी है। तो हमारा कौन सा शामिल होगा? गिवन जो हमारे ऑप्शंस हैं, हमारा सही आंसर होगा मिशिगन ग्रेट लेक्स में शामिल है, बाकी तीनों नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। अगर हम लोग देशों की बात करें तो चाइना करता है नंबर 1 पे चावल का उत्पादन और भारत करता है नंबर 2 पे। ठीक है, और भी क्या क्वेश्चन बनते हैं? चावल अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है? उड़ीसा कटक में है। जबकि अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में है। और मैंने आपको बताया था कि उसका एक रीजनल ऑफिस खुला है कहाँ पे? वाराणसी में, अभी हाल ही में खुला है। तो वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय खुला है। इसके अलावा 2 चावल हमारा चावल है, एक कतरनी चावल बिहार का जिसे जीआई टैग मिला है। दूसरा है बौका सॉल चावल जो कि असम का है, इसको भी जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो मुख्य रूप से हरित गृह प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। अगला हमारा कि निम्न में से किस देश की सीमा भारत से सर्वाधिक मिलती है। देखिए, भारत से जो सर्वाधिक सीमा मिलती है वो तो बांग्लादेश की मिलती है, लेकिन चूंकि बांग्लादेश हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हमारा सही आंसर क्या होगा? चीन। और सबसे कम सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से। किससे लगती है? अफगानिस्तान से। अगला हमारा कि एक क्रोधित ग्राहक आपकी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक से आपकी शिकायत बताने के लिए मिलना चाहता है तो आप क्या करेंगे? अपने वरिष्ठों के परामर्श के अनुसार उसकी शिकायत को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा यदि आप एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं जो रास्ता भूल गया तो आप क्या करेंगे? अब बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना है
अगर वो रास्ता भूल गए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन करना। हमारा सही आंसर क्या होगा, बुजुर्ग व्यक्ति को सही मार्गदर्शन करना ही हमारा जो है वो सही पहली प्राथमिकता होगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने नारी सशक्तिकरण की संकल्पना लॉन्च किया है, तो ऐसा करने वाला है उत्तर प्रदेश ने नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान लॉन्च किया है। अगला हमारा कि अच्छा, इसमें जो ऑप्शंस है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा की एक शूटर है मनु भाकर की, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हमारा जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक, उत्तर प्रदेश तो हमने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट हमारा कि अगस्त 2018 में किस भारतीय वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद को अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल का अध्यक्ष चुना गया है, तो इसमें चुना गया है प्रोफेसर नंदुला रघुराम को। किसे, नाइट्रोजन पहल की अध्यक्ष किसे चुना गया है, नंदुला रघुराम को। यह पहले भारतीय हैं जिन्हें चुना गया है। ये किसके स्थान लेंगे, तो यह मार्क शुटोन की स्थान लेंगे, मार्क शुटोन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि 10 फरवरी 2018 को कौन लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है, तो ऐसा बनी है अवनी चतुर्वेदी। कहाँ से बिलोंग करती हैं, मध्य प्रदेश के रीवा। जून 2016 में अवनी चतुर्वेदी, मोहाना सिंह और भावना कंठ, ये तीन है। नंबर 1 पे अवनी चतुर्वेदी हैं, सेकंड पे मोहाना सिंह हैं और थर्ड पे है भावना कंठ। ये कोई भी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हालांकि इन्होंने कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने विमान उड़ाया है MiG-21 बाइसन। कौन सा है, MiG-21 बाइसन। मैं आपको बता दूं कि ये हाईएस्ट टेक ऑफ स्पीड वाली विमान है। ठीक, इसके अलावा जो हमारी रक्षा मंत्री है वर्तमान में, निर्मला सीतारमण, ये भी अपना मतलब विमान में बैठी हैं। कौन से, एक लड़ाकू विमान में जिसका नाम है सुखोई 30। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहली रक्षा मंत्री कौन है जिन्होंने लड़ाकू विमान में बैठी हैं, तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन हमारा कि कुंडलिया बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है, तो काली सिंध। सिंध नदी तो हमारा मानसरोवर से निकलती है, जबकि काली सिंध निकलती है मध्य प्रदेश के देवास से। ठीक, और यह चंबल की सहायक नदी है। 12 सितंबर 2018 को उस समय जो वहाँ के सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, कंफ्यूज मत करिएगा, 12 सितंबर को सीएम कौन थे, शिवराज सिंह चौहान, जबकि वर्तमान में सीएम कौन है, कमलनाथ। ठीक, तो 12 सितंबर 2018 को इसका उद्घाटन किया था किसने, शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार नेपाल बस सेवा का प्रारंभ कहाँ से किया गया, तो पटना से किया गया है बिहार नेपाल बस सेवा का प्रारंभ। अगला हमारा कि हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद के गठन से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया, तो उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा की कैपिटल हमारा भुवनेश्वर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक। ठीक, फिर मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, कमलनाथ। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है हमारा, भूपेश बघेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगस्त 2018 में किस राज्य में सभी धार्मिक पुस्तकों के अनादर पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। जितनी भी धार्मिक पुस्तकें अगर कोई भी उसका अनादर करता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसको सजा दी जाएगी। और ऐसा किया गया है कहाँ पे, ऐसा किया गया है हमारा पंजाब में। कहाँ पे किया गया है, पंजाब में किया गया है कि जो भी पुस्तकें होती हैं अगर उनका अनादर किया जाएगा तो उनको सजा दी जाएगी। चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो। ठीक है, किसी भी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने से आजीवन कारावास या उम्र कैद की सजा से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा 17 दिसंबर 2018 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुजरात में कहाँ उड़िया सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात किया है। तो ऐसा उन्होंने किया है हमारा 17 दिसंबर, उनके मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गुजरात के सूरत में। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के सूरत में 17 दिसंबर 2018 को नवीन पटनायक ने 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है। अगला हमारा 2018 नवंबर 2018 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप में किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक, अगला हमारा कि किस खिलाड़ी को वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मीराबाई चानू और विराट कोहली को सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट हमारा कि 2018 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसे संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, भोपाल से। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है, भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसके साथ साथ अगर आपके वीडियो पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।